So we start our next topic, environmental impact assessment and sustainable development. ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1969 के अंडर आता है और इसका जो मेन मोटिव है, जो एम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, वो एक ऐसा डेवलपमेंट कराना है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री की। EIA सबसे पहले 1969 में यूएसए ने इसको फर्स्ट एक्सेप्ट किया था इन नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट NEPA 1969 के अंडर। उसके बाद कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया और अपने लॉज में इसको प्रोवाइड कराया। उसके बाद कुछ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ने भी इसको अपने लॉज में इंट्रोड्यूस किया। ये इसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले 1916 में इसका जिक्र हुआ, उसके बाद लोगों ने इसको समझा कि EIA है क्या। उसके बाद इसको पॉलिसी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, फिर धीरे धीरे सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इसको एक्सेप्ट किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है EIA के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है EIA का वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है EIA का वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सेकंड है द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एनवायरमेंट में किस तरीके का डेवलपमेंट हमें करवाना चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट को कम से कम हार्म हो। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमें जो डेवलपमेंट कराना है वो कैसा होना चाहिए? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। हमारे किसी भी डेवलपमेंट का एनवायरमेंट में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। EIA की प्रोसेस हमारी पूरी 9 पॉइंट में कवर होती है। ये पूरी प्रोसेस है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक लीगल प्रोसेस है। जब भी जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जिसके थ्रू हमारा प्रपोजल पास होता है या हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से जब भी हम कोई डेवलपमेंट कराते हैं, कोई अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जो हमारे सोसाइटी में, तो उससे पहले हमें एक लीगल प्रोसेस से गुजरना होता है, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। उसके कुछ 9 पॉइंट हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट प्रपोजल, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, डेटा कलेक्शन। ये पूरा चार्ट है, ये 9 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या फिर हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, हम कोई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि उस आइडिया को हम एक रिटन फॉर्मेट में, एक अच्छे फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करें किसी को भी। लाइक हमें कोई एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करना है, कोई रोड बनानी है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है या कहीं से किसी ट्रेन का या किसी भी उसका ट्रैक बनवाना है, कोई फ्लाईओवर बनवाना है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? गवर्नमेंट हमें उस चीज के लिए पे करेगी, तो वो कब करेगी? जब हमारा प्रपोजल बहुत स्ट्रांग होगा, जब हमारा आइडिया बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है? प्रोजेक्ट प्रपोजल। जो भी हमारा आइडिया है हम उसको एक रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे और किसी भी हायर अथॉरिटीज को, जो भी डेवलपमेंट करा रही है, जो उस प्रोजेक्ट में को लीड कर रही है, लाइक अगर हम भी देखें मेरठ में रैपिड ट्रेन का काम चल रहा है, तो जो भी हायर अथॉरिटीज इस डेवलपमेंट में इंक्लूडेड हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट आएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो हम अपने आइडिया को एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में, एक रिटन फॉर्मेट में, क्योंकि वर्बल कुछ नहीं होता, एक रिटन फॉर्मेट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट प्रपोजल। सबसे पहला काम हमारा होगा प्रपोजल बनाने का, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारी टाइमलाइन क्या होगी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने
टाइम में पूरा हो जाएगा, हमारा बजट क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, कौन कौन सी हमें चीजें, उसमें कितनी लेबर लगेगी, फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, हमें कितने मतलब कितनी ड्यूरेशन में उस काम को कंप्लीट करना है, जितनी भी चीजें हमारी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी वो हम सब अपने प्रपोजल में मेंशन करके अथॉरिटीज को सबमिट करेंगे। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट प्रपोजल। सेकेंड इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, जब भी आपने ऐसे समझिए लाइक कोई एप्लीकेशन आपने किसी को लिख के दी, सबसे पहले मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे कोई छुट्टी पे जाना है या कोई चीज क्या है, तो मैं अपने किसी भी प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखूंगी, ठीक है, दैट इज प्रपोजल। वो मेरा प्रपोजल है कि मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वो जो हायर अथॉरिटीज हैं वो उस मेरे प्रपोजल को यानी कि मेरी उस एप्लीकेशन को क्या करेंगी, स्क्रीन करेंगी, वो उसको देखेंगी कि क्या मतलब मुझे छुट्टी मिल सकती है। तो ऐसे ही हायर अथॉरिटीज क्या चेक करेंगी, जब हम अपना प्रपोजल रखेंगे तो वो ये देखेंगी कि क्या इस प्रपोजल से हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट होगा, क्या जो हम डेवलपमेंट कराने जा रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच करना। तो सबसे पहले वो हमारे उस पूरे प्रपोजल की जांच करेंगे कि क्या वो बजट में है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक प्रपोजल नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रपोजल मिलेंगे, तो वो उसमें सब कुछ देखेंगे। क्या आपने बजट ज्यादा तो नहीं दिया, आप कॉस्ट मतलब लेबर ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, या फिर आपकी टाइमलाइन ज्यादा तो नहीं है। आपको पूरे प्रपोजल को चेक किया जाएगा, दैट इज स्क्रीनिंग। अब नेक्स्ट है स्कोपिंग। स्कोपिंग, इसमें एक पॉइंट और आता है कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, स्कोपिंग। स्कोपिंग का क्या मतलब है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हम आंख बंद करके कोई भी डेवलपमेंट कराएंगे, नहीं। हम ये देखेंगे कि हमारे डेवलपमेंट से जो प्रोजेक्ट हम पास करा रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है। हमने 12th पास की, हमने बीटेक में एडमिशन लिया, तो हमने क्या सोच के लिया कि इन फ्यूचर हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी। हमने अपनी ब्रांच भी उसी हिसाब से सिलेक्ट की कि फ्यूचर में हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी। इसी तरीके से हम जब भी कोई प्रोजेक्ट पास कराएंगे तो हम उसका स्कोप देखेंगे कि इन फ्यूचर हमारे इस प्रपोजल का फ्यूचर में क्या बेनिफिट लोगों को मिलेगा या क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी तो वो उसी प्रोजेक्ट पे लगाएगी जो कि फ्यूचर में उसको फायदा देगा इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में जाके उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। साथ में कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स मतलब हम किसी और विकल्प पर भी काम कर सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। अगर मुझे एक रोड है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोड है या कोई हाईवे है, मुझे पता है इस पे बहुत ज्यादा जाम लग रहा है, ठीक, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उस हाईवे को और थोड़ा चौड़ा करा दूं तो उसमें जाम नहीं लगेगा, या फिर मैं उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बनवा दूं। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, जो कि मुझे शायद जितना खर्चा मुझे उस फ्लाईओवर को बनवाने में आएगा उससे कम खर्चे में सिर्फ मैं उस हाईवे को थोड़ा बड़ा करा देती हूँ ताकि उस पर जाम लगने की समस्या खत्म हो जाए। तो इसीलिए हम इस पॉइंट में या स्कोपिंग में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास इस डेवलपमेंट के बजाय कोई और तरीका भी है जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या है, जिस भी जगह पर अगर कोई साइट है हमारी जहां पे हमें बिल्डिंग बनवानी है, हम उस पूरे एरिया का एक रिकॉर्ड निकालेंगे। डाटा कलेक्शन में हमारे डाटा को हमने दो कैटेगरीज में लिखा है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा में क्या है, उस पूरी लोकेशन की, जिस जगह पे हमें वो डेवलपमेंट कराना है,
उस लोकेशन की करंट कंडीशन क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की एयर कैसी है, और वहाँ पे आसपास कितनी मतलब कितना रश है वहाँ पे, ठीक है, कितनी सोसाइटीज हैं वहाँ पे, क्या आसपास हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। आप अगर कहीं पे कोई दुकान खोल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आप किसी ऐसी जगह नहीं खोलेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है, कोई आता जाता नहीं है। आप क्या देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक ज्यादा आती जाती है, ये एक अच्छी मार्केट है, तो वहां पे आपकी दुकान ज्यादा अच्छे से चलेगी। इसी तरीके से जब भी हम कोई डेवलपमेंट कराते हैं, तो हम क्या देखेंगे, वहां की लोकेशन देखेंगे, वहां की सारा वहां का पूरा डाटा निकालेंगे। तो जो हम वहां का करंट डाटा ले रहे हैं, दैट इज प्राइमरी डाटा, कि उस लोकेशन की करंट कंडीशन क्या है। और अगर हम उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या था, पहले इस जगह को किस तरीके से यूज किया गया है, पहले इस जगह पे क्या क्या चीजें थी, दैट इज सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन मतलब जो डेवलपमेंट आप कराने जा रहे हैं इन फ्यूचर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं रैपिड ट्रेन की बात करूं, तो जब इसका प्रोजेक्ट आया था, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ मेरठ से दिल्ली डेली ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को कम से कम 3 घंटे जाम में रहना पड़ता है, या फिर जो लोग वहां पे दिल्ली में स्टे कर रहे हैं उनकी आधी सैलरी वहां का रेंट पे करने में जा रही है। तो हमारा प्रिडिक्शन क्या है कि अगर रैपिड ट्रेन आ जाती है, तो उन लोगों को फायदा होगा जो डेली ट्रैवल कर रहे हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं, वो अपने घर से जॉब कर पाएंगे, ठीक है, उनकी सैलरी बचेगी और पब्लिक शिफ्ट होगी, क्योंकि लोगों को अपना टाइम बचाना है। बेशक उनके 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, लेकिन उनको अपना टाइम बचाना है। इसीलिए पब्लिक ट्रेन से या फिर जो नॉर्मल बस से ट्रैवल कर रही है, वो पब्लिक शिफ्ट होगी किधर, रैपिड ट्रेन की साइड। तो ये क्या था, उसका प्रिडिक्शन था कि इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ये हमने अनुमान लगाया। जैसे कि जब कोई मैच खेलता है, तो हम शुरुआत में ही अनुमान लगा लेते हैं कि आज कौन सी टीम जीतेगी, कुछ कुछ चीजों के थ्रू। तो जब भी हम कोई डेवलपमेंट कराने जाते हैं, तो हमें पता है, हम उसका एक अनुमान लेके चलते हैं कि इन फ्यूचर इससे हमें ये बेनिफिट्स होंगे ही होंगे। उसके बाद आती है रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट या फिर EIA रिपोर्ट। अब हमने जितना भी हमारा काम किया है अब तक, मतलब जो भी हमने प्रपोजल बनाया है या हमारी उसकी स्क्रीनिंग हुई है, हमने उसका डाटा निकाला है, हम इन सबको एक रिपोर्ट की फॉर्म में रखेंगे। लाइक इसको हम ऐसे समझते हैं, बच्चों ने पूरे साल सेशनल दिए, PUT दिए, तो हमने क्या किया, ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में वो बच्चा आके मुझसे पूछे कि भाई मैम मेरे तो सेशनल में इतने मार्क्स थे या PUT में इतने थे, तो मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड ना हो। हम बच्चे के पूरे साल के मार्क्स एक रजिस्टर में या फिर एक ऑनलाइन शीट में लिख के रखते हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इन फ्यूचर जाके मेरे डेवलपमेंट में कोई कमी आ जाए, कोई नेगेटिव चीज हो, या मतलब कुछ भी हो, कोई पुल बनाया है वो गिर जाए या कुछ भी है, तो मेरे पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि मैंने ये डेवलपमेंट किया था, मेरा ये प्रपोजल था, मैंने इस तरीके का मटेरियल वहां लगाया था, मेरा काम ऐसे था। तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसा केस होता है, तो आपके पास अपनी एक रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट कर पाए। तो इसीलिए हम जितना भी हमारा जो काम है, जो हम करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, पूरी प्रोसेस में, उसकी हम एक रिपोर्ट, एक फाइल जनरेट करके रखेंगे, जो कि हम लास्ट में सबमिट करेंगे, जिसकी एक कॉपी हम लास्ट में हायर अथॉरिटीज को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर पब्लिक हियरिंग। अगर मुझे कोई डेवलपमेंट कराना है, कहीं पे मुझे कोई फ्लाईओवर बनवाना है, या फिर मुझे कोई हाईवे बनवाना है, या फिर ये रैपिड ट्रेन का काम, तो जो इसका एक ट्रैक बना है, उस जगह पे बहुत सारे लोगों की दुकानें थी, बहुत सारे लोगों की खेती थी, किसी का घर था, तो उस पूरे रास्ते में जो दुकानें हैं, वो घर हैं, हम उनको किसी के बिना मर्जी के तो नहीं तोड़ सकते। तो हमें क्या है, वहां पे जाके लोगों से अपना प्रोजेक्ट बताना होगा, उनको ये बात समझानी होगी। तो फिर क्या होगा, हम उनको उनकी जमीन के बदले पे करेंगे, मतलब सरकार उनको पे करेगी, और उनसे एक लीगल प्रोसेस के थ्रू वो उनकी जमीन
ले ली जाएगी। तो ये क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर पब्लिक हियरिंग। आप जिसकी जगह है, जो उसका मालिक है, आप बिना उसकी परमिशन के, बिना पब्लिक की परमिशन के उस जगह में काम नहीं करा सकते। आप एक लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको उसकी रेंट मतलब उसका पे करना होगा उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, और फिर आप एक लीगल प्रोसेस के थ्रू वो अपने नाम करा के तभी उस पे काम कर सकते हैं। रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। अब क्या है, हायर अथॉरिटीज, अब हमें पता है हमारी जगह भी सिलेक्ट हो गई, हमारा प्रिडिक्शन भी है, हमारी रिपोर्ट बन गई। अब हायर अथॉरिटीज क्या करेंगी, अब उसको रिव्यू करेंगी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, क्या वो सब सही है, मतलब सब चीजें अगर उनको ओके लगती हैं तो अब उसको वो रिव्यू कर कर फाइनल डिसीजन आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट शुरू करना है या नहीं करना है। उसके बाद होगी मॉनिटरिंग। अब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन अब आपको क्या करनी है, उस पूरे काम की मॉनिटरिंग। क्या लेबर सही से काम कर रही है, कि जितना पैसा आपने, अगर आपने बोला है कि भाई इतने 15,000 की ईंटें आनी है, तो क्या वो उतनी ही आई हैं, कि जितने दिन में आपने डिसाइड किया था कि यहाँ से यहाँ तक की रोड इतने दिन में बन जाएगी, तो क्या वो उतने दिन में बन चुकी है। आपने जो जो प्रिडिक्शन लगाए थे या जो आपने रिपोर्ट में मेंशन किया है, क्या काम उस अकॉर्डिंग, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, ये पूरी एक मॉनिटरिंग टीम इसको ऑब्जर्व करती है। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मतलब आपकी रैपिड ट्रेन का काम चल रहा है, ठीक है, तो मॉनिटरिंग टीम उसको ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन रैपिड ट्रेन कुछ जगह पे चल चुकी है, तो वहां पे क्या है, पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का काम चल रहा है। लाइक आपने प्रिडिक्शन में बताया था कि वो 45 मिनट्स के अंदर मेरठ टू दिल्ली कवर करेगी, ठीक है, तो क्या ट्रेन उस अकॉर्डिंग चल रही है, क्या वो 1.5 घंटा तो नहीं ले रही पहुंचने में, ये कौन देखेगा, पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की टीम इसको ऑब्जर्व करेगी। क्या कहीं ट्रेन में बीच में रुक तो नहीं गई है, कोई दिक्कत तो नहीं आई है, ठीक है, ये पूरी ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। और ये कब तक चलती है, ये कम से कम प्रोजेक्ट खत्म होने के 6 महीने या फिर साल भर तक ये काम चलता है। ये टीम, मॉनिटरिंग टीम वहां पर एक्टिव रहती है कि सारी चीजें ठीक से हो रही हैं या नहीं, जिस अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोजेक्ट में शुरू में बताया है, आपने रखा है प्रपोजल में कि इस तरीके से वो वर्क करेगी, ये आपका प्रिडिक्शन था, क्या चीजें आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं। एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हमारा जो ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो हमारी प्रोसेस ही है EIA, इसके एडवांटेज क्या हैं, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। सबसे पहला जो इसकी इंपॉर्टेंट, इसका एडवांटेज है वो ये है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट काम करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कि आपका डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म हो, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, एनवायरमेंटल डैमेज को प्रिवेंट करता है। दूसरा है लीगल एंड रेगुलेटरी कंपाइलेंस। ये एक लीगल प्रोसेस है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट या फिर कोई भी आपका काम है या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, तो जब भी आपके पास लीगल पेपर्स हैं, तो आप उस चीज को हमेशा, मतलब अगर कोई दिक्कत आती है इन फ्यूचर, तो आप बता सकते हो कि मैंने अपना काम एक लीगल प्रोसेस के थ्रू किया है। ये एक लीगल प्रोसेस है किसी भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की। सस्टेनेबिलिटी, एनहेंस प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सभी के लिए यूजफुल है, सस्टेनेबल है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग बहुत ज्यादा आपका, अगर आपका कहीं पे बजट ज्यादा है या फिर कम है, तो यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके फालतू के खर्चे हैं वो सब कट जाते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट आपको उतनी ही चीजें बताएंगी जितना कि आपका बजट है। इम्प्रूव रेपुटेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, किसी को भी किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाया जाता। अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, जितनी भी न्यू पॉलिसीज हैं वो डेवलपमेंट की, वो एक्सेप्ट की जाती हैं।
और जितना भी हमारा जो पूरा प्रपोजल है वो कैसा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, हमारे पास एक छोटी से छोटी चीज की भी इंफॉर्मेशन होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम जो बात कर रहे थे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि क्या करता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजों को सेव करता है। ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। इसका क्या मतलब है? हमने एक लाइन सुनी है, जल बचाओ पानी बचाओ। तो इसका क्या मतलब है कि पानी पीना छोड़ दो? नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि पानी बचाओ। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाओ आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन की नीड से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज मत करो। मतलब तुम पानी को पियो लेकिन उसकी बर्बादी मत करो, तभी तो वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड फुलफिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो आने वाली जनरेशन के लिए नहीं बचे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो की पिलर्स हैं वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा तो वो हमें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, सोशल लाइफ के लिए भी अच्छा होगा और हमारे एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रमोट करता है एक लॉन्ग टर्म वेल बीइंग को। मतलब ये सिर्फ हमारे आज के टाइम के लिए नहीं सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसी चीज करानी है जब तक हमारी जनरेशन है, हमने रिसोर्सेज को यूज कर लिया, ठीक है, मतलब हमें चीजें मिल रही हैं, दैट्स इट। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं सोचते, इसमें हम सोच रहे हैं कि आज की जनरेशन को भी चीजें मिल जाएं और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजें सेव हो जाएं। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंडिंग पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना। इसमें जो हमारे मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी रिच लोग हैं वही चीजों को मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर पाए। मतलब चीजें इतनी सस्टेनेबल होनी चाहिए कि एक आम जनता भी उन तक पहुंच पाए। जैसे कि जो हमारी रैपिड ट्रेन का कॉस्ट रखी गई है वो मतलब पॉकेट फ्रेंडली रखी गई है कि एक नॉर्मल इंसान भी उसको ले सकता है, उसके अंदर ट्रैवल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी टिकट 500 रुपए कर दी गई कि दूसरा बंदा जाने में ही सोचे, नहीं, उसकी जो टिकट है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। नेक्स्ट इज जीरो हंगर। अगर हमारे पास खाना है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में हमें फूड को इस तरीके से सेव करना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको ऐसे सेव करना है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या भुखमरी का सामना ना करना पड़े, एक नॉर्मल इंसान को भी खाना मिल जाए। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जितना ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा, जितने ज्यादा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्योर रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम क्या होंगे, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रख पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन होगी, ठीक है, हमारी जो एजुकेशन फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, नहीं, हमें बेशक हम थोड़ी कम पढ़ाई करें लेकिन स्किलफुल करें, ऐसी करें कि भाई हमारी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, ये प्रमोट करता है हमारी जेंडर इक्वालिटी को भी कि हमारे जो हमारे डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स को ही प्रमोट किया जा रहा है, नहीं, मेल फीमेल दोनों को ही इक्वल चीजें, इक्वल रिसोर्सेज या इक्वल किसी भी चीज में इक्वालिटी का वो रखना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सब लोगों को पीने का साफ पानी और एक
प्रॉपर हाइजीन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है जगह जगह पे सड़कों पे कि भाई ये लोग ये अब ज्यादा रिच है तो इनको साफ पानी मिल रहा है, थोड़े कम रिच है या थोड़े गरीब लोग हैं तो इनको हम किसी भी तरीके का कोई अनप्योर वाटर दे दें, नहीं। सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, ये नॉर्मल रूल है कि सभी के लिए पीने का साफ पानी और साफ सड़कें होनी चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अफोर्डेबल है, ठीक है। सोलर एनर्जी ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज्यादा रोशनी मिल रही है किसी को कम मिल रही है, नहीं। जो हमारी सोलर एनर्जी है वो क्या है, सबके लिए इक्वल है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वही प्रमोटिंग इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है। यह भी बताया। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसी पैरामीटर पर वर्क करे कि वहां से कम पॉल्यूशन हो और ज्यादा से ज्यादा वो कैसी हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और लोगों के लिए क्या हो, बेनिफिशियल्स हो। नेक्स्ट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड communities, responsible consumption and production, climate action, taking urgent action to combat climate change, ठीक है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है तो तुरंत हमें ऐसी पॉलिसीज निकालनी चाहिए जिससे कि वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। लाइफ बिलो वाटर, हमें अपने जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं उनको सेव करना चाहिए, उनको प्योर रखना चाहिए। लेफ्ट लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग, प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम, मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं या डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करना चाहिए, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको रिस्टोर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जो हमारा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हमें बचाकर रखना चाहिए। हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है कि कैसे है और हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब जो कि बार बार रिप्लेनिश हो सकती है, जिसको हम कितना भी यूज कर ले वो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है। जैसे कि हम यूज करते हैं आजकल सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी क्या है, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमें प्रमोट करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे। इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें हमारी जो एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर को हमें किस पे कन्वर्ट करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मैनेजमेंट के 4 आर, ठीक है। मैनेजमेंट के आर, रिकवर, ठीक है, कि हमें कैसे मतलब जो हमारा वेस्ट है उसको कम करें, उसके बाद हम उस जो चीजें दोबारा से इस्तेमाल हो सकती हैं उन चीजों को दोबारा से इस्तेमाल करें, जो चीजें रिसाइकलिंग के लिए जा सकती हैं उनको हम रिसाइकलिंग के लिए भेजें। प्रमोट नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्पेशली नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, मतलब उनको ओवर यूज नहीं करना चाहिए। सपोर्ट ग्रीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन इनोवेशन का मतलब है जैसे कि आपने सुना होगा कि अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें कि हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, ठीक है। तो जो हमारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली हैं, बेसिकली ग्रीन इनोवेशन का मतलब है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिससे किसी भी तरीके का एनवायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना चाहिए। रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में बताना चाहिए, अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए और लोगों ऐसे टॉपिक हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए ताकि लोग बाग उनके बारे में पढ़ें और जानकारी लें। एडवोकेट फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, मतलब ये जितने भी एक्ट जितनी भी हमारे अभी हमने बात की कि प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इनके लिए कोई सख्त कानून बनने चाहिए जो कि हमारे पॉलिसीज में आए ताकि लोग इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा फोकस करें।
थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में।